हमारे देश भारत का एक राज्य जहाँ हर पत्थर में इतिहास की धड़कन और हर कोने में संस्कृति की गूंज है। भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा राज्य जो वन्य जीवन, मंदिरों और अनंत परंपराओं की खजाना है। एक ऐसा राज्य जहाँ प्रकृति की स्थापत्य कला मिलाकर भारत की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाते हैं। खजुराहो के प्राचीन मंदिरों से लेकर कान्हा के वन्य अभयारण्य तक एक ऐसा राज्य जो भारत की आत्मा को अपनी गोद में समेटे हुए है। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी भूमि जहाँ किलों और महलों में इतिहास की फुसफुसाहट है, हर जीवंत शहरों में भविष्य की चमक है। देश में जब भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनालिसिस की बात होती है तो अक्सर ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और बिहार जैसे राज्यों तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, या फिर ये नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया में कंपैरिजन में उलझ जाता है। पर ये सब में इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट कहीं छूट जाता है, और इसका कारण यह है कि यह तो ना नॉर्थ इंडिया में है और ना ही साउथ इंडिया में है, ना ही ये देश के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट की तरह देश को लीड कर रहा है, और ना ही सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। इसके बाद भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में बैक टू बैक रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश की, जिसे देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू देश का हृदय प्रदेश यानी कि हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहकर बुलाया करते थे। एक समय था जब यही स्टेट सबसे पिछड़े बीमारू राज्यों के बीच नजर आया करता था। फिर पिछले एक दशक में वर्ल्ड कैपिटा के मामले में एमपी, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद देश के थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है। यही नहीं, सीरियल आउटपुट के मामले में फुटबॉल माने जाने वाले पंजाब को भी ये पीछे छोड़ चुका है। अक्सर जिसका क्रेडिट 2 दशक से चली आ रही बीजेपी गवर्नमेंट और स्टार परफॉर्मिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को दिया जाता है, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, इसमें अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर ये देश के लीडिंग इकोनॉमिक्स में अपना स्थान क्यों नहीं बना पाया? आज भी देश के जीडीपी, देश की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट एमपी का कंट्रीब्यूशन मात्र 3.86% क्यों है, जो कि देश के सो कॉल्ड बीमारू स्टेट जैसे राजस्थान और यूपी के कंपैरिजन में भी बेहद कम है। यही नहीं, सोशल स्टेटस के मामले में भी एमपी अपने नाइबरिंग स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात के सामने कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह आता है कि एमपी में ये विरोधाभास क्यों है, जहां मध्य प्रदेश के साथ सब कुछ ठीक भी है और ठीक नहीं भी। आखिर वो आज भी ये मीडियोक्रेसी के जंजाल में क्यों उलझा हुआ है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश एक एवरेज स्टेट है? चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट वुड बी हाई ऑन ग्रोथ बट लो ऑन डेवलपमेंट। दोस्तों, 2011-12 से 2021-22 का डिकेडल डाटा ये बताता है कि इस एक दशक में इस स्टेट की जीडीपी ऑन एन एवरेज 6.6 की एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की है, लेकिन इसके बावजूद एमपी ग्रोथ तो कर रहा पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा यहाँ। यही नहीं, अगर हम कुछ सोशल नॉर्म्स की बात करें जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी ये कहीं बहुत अच्छा नहीं कर रहा। यह बात तो बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि कुछ राज्य जैसे एमपी, जो सो कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट कहे जाने वाले बिहार स्टेट से इतना रीचर है, पर फिर भी हेल्थ के मामले में ये इतना पीछे क्यों है? और एजुकेशन में इसकी स्थिति कुछ खास नहीं है, जहां नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के डाटा के अकॉर्डिंग बिगर स्टेट के बीच 50th रैंक पर है। इस तरह ओवरऑल लिटरेसी रेट के मामले में भी एमपी देश में 17th रैंक पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार एमपी की
15 to 49 years की nearly 29% women में ही 10 years और more than 10 years की स्कूलिंग अटेंड की है, जबकि इस कंटेस्ट में नेशनल एवरेज 41% है। हैरानी तो तब होती है जब इसकी नाइबरिंग स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड यूपी इनसे 50 and 39% रिस्पेक्टिवली के साथ इससे कहीं ज़्यादा आगे है। प्लीज नोट इट, विथ 50 and 39% रिस्पेक्टिवली ये इनसे कहीं ज़्यादा आगे है। अगर हम टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उस लिस्ट में एमपी बहुत नीचे दिखाई देता है। जहाँ तक कि NIRF की टॉप रैंकिंग में भी एमपी के सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, जो कि IIT इंदौर एंड IISER भोपाल हैं, जिसका सबसे अच्छा कारण यह है कि कॉलेज डाटा साइंस जैसे इमर्जिंग फील्ड को छोड़कर ट्रेडिशनल कोर्स पर ही फोकस कर रहे हैं। Now coming to the biggest question, that is, why a state which is leading in growth is still lagging behind in development? The answer would be too much dependency on agriculture. इसी GDP में contribution 38% है। If we are comparing, then we will find that year by year, its participation in GDP has been increased. यहाँ इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि हर तरह के ईटेबल प्रोडक्ट्स लाइक ऑयलसीड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, गार्लिक एटसेट्रा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इवन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी, यूपी एंड राजस्थान के बाद 3rd नंबर पर है। लेकिन हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही यहाँ इतना कल्टिवेबल लैंड होने का कारण सिर्फ यही है कि lack of urbanization. Under the census of 2011, 31% of Indian population live in urban areas. But if you are saying in MP, national average से काफ़ी कम, that is 27% of population live in urban area only. Exports and scientists बड़े लंबे अरसे से पॉइंट आउट करते नजर आ रहे हैं कि एमपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स राइजिंग फूड इन्फ्लेमेशन की वजह से बम्प हुए हैं, जो सूनर और लेटर इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। लाइक आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैड सीन हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ इन पंजाब, बट वी कैन से सिंस फ्यू डिकेड्स even its shine is getting faded. So it's obvious that agriculture only can't provide sustainable development to any state. If we want to see the development here, then it's the need of the hour to set up manufacturing and services sectors here. हालांकि एमपी कुछ डिकेड्स से इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर अभी भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देना बाकी है। It never means MP don't have industries. In fact, according to the report of 2003-04, the total state export was 6,000 crores, and in 2022 to 2023, it has came to 65,000 crores rupees. But still, here too, the main concern is limitation of the industries to few cultures only, like Bhopal and Indore. Lack of quality labor and regional backwardness की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ इन्वेस्ट करने से बचती नजर आई है, जिसका फायदा नाइबरिंग स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात बखूबी निभा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेवात इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सिंह खनुजा द प्रिंट को दिए अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि एमपी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेहद कॉम्प्लेक्स है, जिसे बनाते समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान नहीं रखा गया। वे बताते हैं कि एमपी के इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC, एमपी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPDIC और MSME द्वारा अलग अलग लेवल पर मॉनिटर किया जाता है।
ऐसे में एक ही एरिया में ऑपरेट करने वाली छोटी और बड़ी कंपनी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्शन पैदा होती है। ऑल्दो इसे दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जहां सरकार की ओर से एमएसएमई को टैक्स बेनिफिट एंड ईज ऑफ बेनिफिट बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई मेजर्स लिए गए हैं। लेकिन इन स्टेप्स को इफेक्ट दिखने में कई सालों का समय लगता है। ऐसे में ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितना इफेक्टिव साबित होती है। लेकिन ये भी कारण है कि एमपी एक लैंडलॉक स्टेट है। ऐसे में कोस्टल लाइंस ना होने के कारण इससे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, इन सब कारणों के अलावा एमपी के पीछे रह जाने का कारण इनहेरिटेड बर्डन भी है। कई सारे रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा में एमपी देश को लीडिंग स्टेट में से एक रहा है, पर छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद इसे एक बड़ा झटका लगा। कुछ बड़े इंडस्ट्रीज जैसे जो कि भिलाई में स्थित है, अब छत्तीसगढ़ का पार्ट है, तो इन्हें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो जुटाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, रिकॉर्डिंग डाटा के अनुसार एमपी में नियर बाई 30 to 71% लैंड फॉरेस्ट कवर करता है। देश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क एमपी में ही है। ऑफ कोर्स ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहद अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए, पर जहाँ हम बात करें इंडस्ट्रियल सेटअप की तो ये एक रुकावट का काम करती है। यही कारण है कि एमपी काफ़ी लंबी समय से अपनी डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री को वापस पटरी पर लाने में विफल हो रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब कारणों के अलावा कई और कारण भी हैं जो एमपी को मेडिक्योरेसी की ओर धकेलने का काम करता है। अक्सर ये कहा जाता है कि स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल हम उड़ीसा के नवीन पटनायक जी के गवर्नमेंट के सक्सेसफुल टेनर के रूप में देख सकते हैं, पर कई बार ये पॉलिटिशियंस को एक कंफर्ट जोन में ढाल देती है, जिससे डेवलपमेंट में रुकावट पैदा होता है। खैर, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक की एक अलग ही कहानी है यहाँ पर। दूसरी और एमपी इलीगल सैंड माइनिंग के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यहाँ के लैंड माफिया कई सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर्स को भी मौत के घाट उतार चुका है। इसी वजह से इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पाया है। दोस्तों, इनमें से एक कारण भर्ती परीक्षा में देरी भी है। एलिजिबल यूथ अपना साल पर साल खराब करता चला जा रहा है, पर इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा। और इन सब में सरकार को घेरने और गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के बजाय अपोजिशन ने पॉलिटिकल वैक्यूम बनने दिया। सिटिंग गवर्नमेंट को अपोजिशन के रूप में एक शैडो गवर्नमेंट का जड़ ही खत्म हो गया। एज ए रिजल्ट जो जैसा चल रहा था वो वैसा चलता रहा, और इसी ढर्रे ने एमपी को मेडिक्योरेसी को अपनी आइडेंटिटी बनाने दी। एट अ कंक्लूजन वी कैन से दैट एमपी के रिवाइवल का कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि अगर एमपी को इससे निकलना है और लीडिंग स्टेट में स्थान बनाना है तो उसे छोटे छोटे चेंजेस एक साथ करने की ज़रूरत है, जो देश के सेंट्रल स्टेट देश में सबसे अलग, सबसे आगे लाकर खड़ा कर दे। दोस्तों, अगर आप एमपी से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी परेशानी क्या है, और हो सके तो इसका सॉल्यूशन भी। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज like, share and subscribe.